डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं के नाभिक यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। रासायनिक रूप से ये एक जैव बहुलक है। यह एक जैव बहुलक है यानी बायो पॉलीमर है। तो जैव बहुलक, बहुलक का मतलब ये होता है कि इसका अणुभार बहुत अधिक होगा। ये बहुत अधिक संख्या में सरल अणुओं के योग से अथवा संघनन की क्रिया से प्राप्त किया जाता है। संरचनात्मक रूप से जैसा कि वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना दी, वाटसन क्रिक संरचना के हिसाब से रासायनिक रूप से डीएनए जो है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रतिदिश होती है, इसलिए यह एंटी पैरेलल कहलाती है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में दिशा में होती है, जबकि दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में होती है। इसलिए यह एंटी पैरेलल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब डीएनए की संरचना के संबंध में कुछ विशिष्ट बातें हैं, वो आज के इस स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो डीएनए की संरचना में दो मुख्य टर्म आते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड आता है और एक जो है न्यूक्लियोटाइड आता है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की संरचना में 3 मुख्य अवयव होते हैं। एक पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा 2 टाइप की होती है, एक राइबोज शर्करा और एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो डीएनए की संरचना में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इस डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 5 प्राइम कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप बंधा होता है फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के 1 प्राइम कार्बन के साथ नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो डीएनए की संरचना में डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारकों, नाइट्रोजनस बेसिस को सामूहिक रूप से न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए की संरचना में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्योरिन और दूसरा पिरिमिडिन। एक प्योरिन और दूसरा पिरिमिडिन। प्योरिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गवानिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, एक साइटोसिन, दूसरा थाइमिन और तीसरा यूरासिल। कुल 5 नाइट्रोजनी क्षार हो गए, लेकिन डीएनए की संरचना में कुल 4 नाइट्रोजनी क्षार मिलेंगे। इन 4 नाइट्रोजनी क्षार में से 2 नाइट्रोजनी क्षार तो आपके प्यूरिन के होंगे यानी एडेनिन और गवानिन, और 2 नाइट्रोजनी क्षार पिरिमिडिन के होंगे, थाइमिन और साइटोसिन। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड कुल 4 प्रकार के हो गए।
एक वो न्यूक्लियोसाइड जिसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ एडेनिन है, ये एडिनोसिन कहलाएगा। यदि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस, तो ये एडिनोसिन कहलाएगा। और अगर शर्करा के साथ गवानिन है तो ये न्यूक्लियोसाइड जो है ग्वानोसिन कहलाएगा। और अगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ साइटोसिन है तो ये न्यूक्लियोसाइड जो है साइटिडीन कहलाएगा। और यदि शर्करा के साथ थाइमिन है तो ये थाइमिडीन कहलाएगा। इसको थाइमिडीन कहेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 न्यूक्लियोसाइड मिलते हैं। एक एडिनोसिन, दूसरा ग्वानोसिन, तीसरा साइटिडीन और चौथा थाइमिडीन। दूसरी जो टर्म है वो न्यूक्लियोटाइड की बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है डीएनए संरचना में 3 मुख्य जो अवयव आए उसमें एक पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार नाइट्रोजनस बेसिस और तीसरा फास्फेट ग्रुप। इसमें से डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनस बेस को हम सामूहिक रूप से न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। तो अब बच गया हमारा फास्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप को सामूहिक रूप से न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इन्हें न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप को सामूहिक रूप से न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। तो और इसको सरल कर ले तो मतलब ये हो गया कि फास्फेट ग्रुप प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा शुगर और प्लस नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनस बेस, ये सामूहिक रूप से न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब जितने भी न्यूक्लियोटाइड बनते हैं उन सभी न्यूक्लियोटाइड में 2 चीज तो कॉमन आएगा, एक फास्फेट ग्रुप और एक शर्करा डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये कॉमन आएगा। लेकिन एक के बाद एक बदलेगा, वो नाइट्रोजनी क्षार बदलेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो डीएनए की संरचना में 4 नाइट्रोजनस बेस आते हैं। इस आधार पर न्यूक्लियोटाइड भी हमको 4 प्रकार का मिलेगा। एक वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें कि एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, जिसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, वो न्यूक्लियोटाइड जो है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड कहलाएगा। डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इसे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहेंगे, DAMP। और अगर नाइट्रोजनस बेस गवानिन है तो फिर ये डीऑक्सी गवानाइलिक एसिड होगा, DGMP, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड यानी डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस जो है थाइमिन है तो ये हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड यानी डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से 4 नाइट्रोजनी क्षार, 2 प्यूरिन एडेनिन और गवानिन, 2 पिरिमिडिन साइटोसिन और थाइमिन, इन 4 के आधार पर हमारे पास 4 न्यूक्लियोसाइड भी बनेगा और 4
न्यूक्लियोटाइड भी बनेगा। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके आईपीसी नेम के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। उन रासायनिक नामों को निकालने का तरीका आप केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़े हुए हैं। हम वहीं से सहारा लेकर के इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए मॉलिक्यूल में है और एक जो है आरएनए में है। डीएनए में थायमिन है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरैसिल आता है। तो कुल ये 5 जो नाइट्रोजनस बेस हैं, 2 प्यूरिन के और 3 पैरामिडिन के, उनका केमिस्ट्री में आईपीसी नॉमेनक्लेचर के आधार पर केमिकल नेम मतलब आईपीसी नाम निकालने का प्रयास कीजिए। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस में एक प्यूरिन एक पैरामिडिन। प्यूरिन में 2 एडेनिन और गवानिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन का नंबरिंग आप देख लीजिए कि कार्बन की नंबरिंग क्या है। पूरी संरचना में देखिए, इस पूरी संरचना में रिंग के कार्बन नंबर 6 पर एमीन ग्रुप है। NH2 को एमीन समूह कहते हैं। तो और आधार हमारा बनता है प्यूरिन का। मेन ब्रांच हमारी प्यूरिन की बनती है। इस पर साइड ब्रांच अमाइन ग्रुप है। लोकेंट इसका मिलेगा 6 नंबर कार्बन, इसलिए आईपीसी नाम इसका हो जाएगा 6 अमाइनो प्यूरिन। तो एडेनिन का आईपीसी नाम मिलेगा वो 6 अमाइनो प्यूरिन का मिलेगा। दूसरा गवानिन। गवानिन के स्ट्रक्चर में देखिए, वही अमाइन ग्रुप जो है 2 नंबर पर है और फिर 6 नंबर पर आपको डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को हम यहाँ ऑक्सी के रूप में लेंगे। केमिस्ट्री में इसे कीटो ग्रुप के भी नाम से लिया जाता है। हम यहाँ ऑक्सी नाम से इसको लेके चलेंगे। तो हमारा जो मेन ब्रांच है वो प्यूरिन है। हमारे 2 साइड ब्रांचेस मिल रहे हैं, अमाइन और ऑक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकली जिस अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम इसको अरेंज करेंगे, ए पहले आता है इसलिए अमाइन पहले लिखा जाएगा, और फिर ओ ऑक्सी का अल्फ़ाबेट में बाद में आता है, इसलिए ऑक्सी का जो साइड ब्रांच है वो बाद में लिखा जाएगा। तो पूरा नाम हो जाएगा 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये 2 प्यूरिन के एडेनिन और गवानिन के आईपीसी नाम हो गए। पैरामिडिन की संरचना 3 है। इन 3 में एक साइटोसिन, एक थायमिन है, एक यूरैसिल है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर आते हैं। इसमें भी नंबरिंग का सिस्टम देख लीजिए। साइटोसिन में 2 साइड ब्रांच आ रही है, एक NH2 की और एक O की। NH2 ये अमाइन ग्रुप हो गया और O ऑक्सी ग्रुप हो गया। ये 2 साइड ब्रांच मिले। 4 नंबर पर NH2 समूह है, 2 नंबर पर ऑक्सी समूह है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पैरामिडिन। 4 अमाइनो 2 ऑक्सी पैरामिडिन। फिर दूसरा थायमिन। थायमिन की संरचना में देखिए, आपको 3 पार श्रृंखलाएं मिलेंगी, 2 ऑक्सी की और 1 मिथाइल ग्रुप की। तो अब इसका आईपीसी नाम 5 नंबर पर मिथाइल समूह है और 2 और 4 नंबर पर जो है ऑक्सी ग्रुप है। तो फिर आईपीसी नाम इसका हो जाएगा 5 मिथाइल 2,4 ऑक्सी पैराडिन। 5 मिथाइल 2,4 ऑक्सी पैराडिन। कुछ किताबों में इसका जो आईपीसी नाम है वो थोड़ा सा फर्क है। जो फर्क है वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ किताबों में आपको मिलेगा 2,4 ऑक्सी 5 मिथाइल पैराडिन। ये गलत है।
गलत होने का कारण ये है कि जो हम साइड ब्रांचेस लिखते हैं उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। अगर एक से अधिक साइड ब्रांच आते हैं तो इसमें हमारे पास कुल 3 साइड ब्रांच है। पहला साइड ब्रांच मिथाइल ग्रुप, ये एम से स्टार्ट होता है, और डाई ऑक्सी में जो नंबर का वर्ड होता है डाई ट्राई मोनो, इससे हम अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे। जो मेन हमारा साइड ब्रांच है ऑक्सी, उससे हम अल्फ़ाबेट लेंगे, इसलिए इसका अल्फ़ाबेट ओ में लगेगा, जो कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में एम के बाद आता है। इसलिए मिथाइल पहले लिखा जाएगा, डाई ऑक्सी बाद में लिखा जाएगा। अगर आप डाई ऑक्सी पहले लिखेंगे तो आईपीसी नोमेनक्लेचर के रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो थायमिन का जो केमिकल नेम आईपीसी नेम आएगा वो 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पैराडीन आएगा। अब लास्ट आपका आया यूरासिल। यूरासिल में देखिए 2 पार श्रृंखलाएं हैं ऑक्सी ग्रुप की, एक 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पर, तो फिर इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाईऑक्सी पैराडीन। ये यूरासिल का है। तो आईपीसी नेमिंग सिस्टम तभी क्लियर हो पाएगा जब आप स्ट्रक्चर जानते हो। अब ये डीएनए स्ट्रक्चर का स्केच है। अब इस स्केच की कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में देखिए 2 बैकबोन बन रहा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा का, उसके साथ फॉस्फेट समूह का यहाँ ये 2 बैकबोन है। इस बैकबोन में डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन के साथ फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा फॉस्फेट ग्रुप से बंधा है। इसमें देखिए एक जो हेलिक्स है, एक रज्जु, डीएनए की संरचना वाटसन क्रिक के अनुसार 2 रज्जु की होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। एक रज्जु की दिशा दूसरे रज्जु की दिशा से भिन्न होती है। एक रज्जु पर दूसरे रज्जु का जो ऐंठन है, टेंशन है, वो एंटी पैरेलल है। इसको रासायनिक रूप से इस तरह से लेंगे, या फिर पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज शर्करा का फॉस्फेट ग्रुप के साथ किस कार्बन से बंध बन रहा है, किस रज्जु के हेलिक्स में, उसके आधार पर एक जो रज्जु है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और एक जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। एक जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और एक जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इसका मतलब जो इसमें टेंशन है, यानी जो ऐंठन है इसमें, वो ये घड़ी की सुई की दिशा में है, मतलब राइट हैंडेड कॉइल है ये, ठीक है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा है इसकी। इसमें आप देखिए एक ऐंठन जब पूरा हो जाता है, दोनों रज्जु एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे हुए हैं। एक रज्जु में जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, वो दूसरे रज्जु के नाइट्रोजनी क्षार से परस्पर हाइड्रोजन बंध से बंधा है। एक रज्जु का प्योरीन दूसरे रज्जु के पिरिमिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा है। एक रज्जु का प्योरीन दूसरे रज्जु के पिरिमिडीन से हाइड्रोजन बंध से बंधा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक रज्जु में एडेनिन है तो वो दूसरे रज्जु के थाइमिन से हाइड्रोजन बंध से बंधा होगा, और अगर एक रज्जु में गवानिन है तो वो दूसरे रज्जु के साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध से बंधा होगा। और अगर एक रज्जु में गवानिन है तो वो दूसरे रज्जु के साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध से बंधा होगा। और अगर एक रज्जु में गवानिन है तो वो दूसरे रज्जु के साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध से बंधा होगा। और अगर एक रज्जु में गवानिन है तो वो दूसरे रज्जु के साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध से बंधा होगा।
तो दो प्रकार के यहाँ नाइट्रोजनस बॉन्ड में, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थायमिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनेगा उसकी संख्या 2 होगी। और गवानीन और साइटोसिन के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनेगा उसकी संख्या 3 होगी, उसकी संख्या 3 होगी। फिर एक टेंशन एक टर्न पूरा होने में ये जो बेस पेयर आ रहे हैं, हमने चार्ट में बी पे लिखा है, ये बी स्टैंड पर बेस, अब पी स्टैंड फॉर पेयर, बेस पेयर क्षार युग्म। अब क्षार युग्म का क्रम सीक्वेंस क्या है ये भी आपको देखना पड़ेगा, इससे बड़े अच्छे सवाल निकलते हैं। तो एक टेंशन जो पूरा, एक पूरा ऐठन जो पूरा होता है तो उस पूरे ऐठन में 10 नाइट्रोजनस बेस आते हैं, बेस पेयर जो होते हैं 10 आते हैं। और एक पूरे इस टर्न की जो लंबाई आती है वो 3.4 नैनोमीटर की आती है, एक 3.4 नैनोमीटर की आती है, मतलब 34 एंगस्ट्रॉम जो हो गया इसका आपका दूरी हो गई, एक टर्म की लेंथ हो गई। और दो संलग्न बेस पेयर, दो संलग्न बेस पेयर ये आ रहे हैं, दो संलग्न बेस पेयर, इन दो संलग्न बेस पेयर के बीच की जो दूरी आ रही है वो 0.34 नैनोमीटर, NM स्टैंड फॉर नैनोमीटर, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम या ही, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है, दोनों कॉइल को अगर हम मिला दें, उनसे होती हुई एक रेखा खींचे तो हमको एक वृत्त मिलता है। इस वृत्त का जो डायमीटर आता है, व्यास, वो 2 नैनोमीटर का आता है, यानी 20 एंगस्ट्रॉम। तो फिर बीच की जो अक्षीय रेखा आएगी, उस अक्षीय रेखा सेंटर से एक रज्जु की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम, दूसरे रज्जु की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इस संरचना की ये मुख्य विशेषता है। उन विशेषताओं में आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, हमने यहाँ लिखा हुआ द लेंथ ऑफ एन एवरेज यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल। एक यूकैरियोटिक डीएनए मॉलिक्यूल में जो एवरेज औसत लेंथ आती है इसकी, डीएनए की मॉलिक्यूल की, वो 5 सेंटीमीटर की आती है, लगभग 2 इंच के बराबर ये होगा, 5 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच। लेकिन एम्फीमा सैलामेंडर, इसमें क्रोमोसोम सबसे लंबा क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। यहाँ एक डीएनए मॉलिक्यूल की जो लंबाई आती है वो 2.5 मीटर की आती है, वो 2.5 मीटर की आती है। तो ये फैक्ट आपको मिल रहा है, इनको अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी होगी आगे के सवालों को हल करने में। फिर एक और सूचना यहाँ हम ले रहे, डीएनए कुल 5 प्रकार के होते हैं। इनको हम ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए से जानते हैं। 5 प्रकार के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए वगैरह। वॉटसन और क्रिक ने जिस डीएनए की संरचना का वर्णन किया है वो है बी डीएनए। अब इस डीएनए की पहचान क्या है? ये डीएनए का जो नेचर होता है वो राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, यानी यहाँ जो कॉइल का टेंशन होता है वो दक्षिणावर्त होता है। ये सब में, ए में भी, बी में भी, सी में और डी में, केवल जेड में जो ये टेंशन की दिशा है वो वामावर्त होती है। ये डीएनए में 2 नंबर ऑफ बेस पेयर जो आते हैं, एक ऐठन में, एक टर्म में 11 बेस पेयर आते हैं।
और बी डीएनए में 10 आते, सी में औसतन 9.3 आते, डी में ये बेस पेयर पर टर्न जो है 8 आते हैं, जेड में सबसे ज्यादा 12 आते हैं। फिर दो बेस पेयर के बीच की, दो संलग्न बेस पेयर के बीच की दूरी ए में 2.56 एंगस्ट्रॉम आती है, बी में ये अभी आपने पढ़ा 3.4 एंगस्ट्रॉम है, सी में ये 3.32 एंगस्ट्रॉम है, और डी में ये 3.03 है, और फिर जेड में ये 3.75 एंगस्ट्रॉम है। इस हिसाब से जो सबसे छोटी दूरी आ रही है वो ए डीएनए में आ रही है, जो सबसे बड़ी दूरी आ रही है दो संलग्न बेस पेयर के बीच की, वो जेड में आ रही है। डायमीटर का जहाँ तक सवाल है, वो ए डीएनए में डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम का है, वाटसन और क्रिक के बी डीएनए में ये 20 एंगस्ट्रॉम है, जो कि सबसे बड़ा है। सी और डी में ये समान रूप से 19 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जेड डीएनए में ये सबसे कम 18.4 एंगस्ट्रॉम का आता है। और एक टर्न की जो हेलिक्स लंबाई है वो आपके ए डीएनए में 28 है, बी डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, और फिर उसके बाद सी में ये 31 एंगस्ट्रॉम है, डी में 24.24 एंगस्ट्रॉम, सबसे ज़्यादा जो है वो जेड डीएनए में है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब डीएनए की संरचना के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण ये नियम आता है, चारगाफ का नियम। इस चारगाफ के नियम में ये बात कही गई कि एक ही जाति के सदस्यों में, एक ही जाति के सदस्यों में जो नाइट्रोजनी क्षारकों का मोलर कंसंट्रेशन है वो एक जैसा बनता है। हम उसके मोलर कंसंट्रेशन से ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये दोनों जीव एक ही जाति के सदस्य हैं या फिर अलग अलग जाति के सदस्य हैं। उसमें कई कंडीशन है, उन कंडीशन को हमने यहाँ कैटेगराइज किया हुआ है। पहला कंडीशन ये है कि एक ही जाति के सदस्यों की कोशिका के न्यूक्लियस में डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या समान होती है। प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या समान होती है। अगर ये संख्या भिन्न हुई तो फिर ये अलग अलग जाति होगी। फिर एक ही जाति के, इसमें थोड़ा सा उदाहरण प्राप्त नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में एक ही बात आती है कि अगर दो प्यूरिन है तो दो पिरिमिडिन भी होंगे। ऐसा नहीं है कि दो प्यूरिन हो और 3 पिरिमिडिन हो। ये मुख्य बात है कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या समान है, यानी 2 प्यूरिन है तो 2 पिरिमिडिन भी है। मतलब प्यूरिन, एडेनिन और गवानिन, तो पिरिमिडिन जो है ये न्यूक्लिक एसिड की के नेचर के आधार पर गवानिन और साइटोसिन, या फिर थाइमिन और साइटोसिन, या फिर यूरासिल और साइटोसिन। हमारे डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं, उसमें से 2 प्यूरिन के, एडेनिन और गवानिन के, और 2 पिरिमिडिन के, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरासिल है, यानी आरएनए में एडेनिन गवानिन के बाद यूरासिल और साइटोसिन होता है। तो डीएनए की संरचना में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, यानी डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारकों की संख्या समान होगी। फिर दूसरी चीज है, एक ही जात के जीवों में ये विदिन स्क्वायर ब्रैकेट ए इज इक्वल टू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट टी,
and within square bracket C is equal to within square bracket G। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एडिनिन की मोलर सांद्रता थायमिन की मोलर सांद्रता के बराबर होगी और साइटोसिन की मोलर सांद्रता गवानिन की मोलर सांद्रता के बराबर होगी। मतलब ये हुआ कि यदि एक ही जात के जीव ले लें तो एडेनिन और थायमिन का मोलर कंसंट्रेशन और गवानिन और साइटोसिन के मोलर कंसंट्रेशन का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा। यदि ये बदलता है एक जीव से दूसरे जीव में तो दोनों की जाति भी अलग अलग हो जाएगी। मतलब ये अनुपात बदलने पर जाति बदल जाती है। तो अब इसको हम अगर शार्ट में न्यूमेरिकली ले लें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A प्लस T प्लस D प्लस C इज इक्वल टू 100%। तो एडेनिन और थायमिन इन दोनों का जो मोलर कंसंट्रेशन समान है इसलिए हम थायमिन की जगह एडेनिन भी ले सकते हैं। तो एडेनिन प्लस गवानिन इज इक्वल टू 100%, या फिर थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 100%, या 2A प्लस 2D इज इक्वल टू 100%, या फिर 2 थायमिन प्लस 2 साइटोसिन इज इक्वल टू 100%। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गवानिन और साइटोसिन मतलब पिरिमिडिन का जो नाइट्रोजनी क्षार का मोलर कंसंट्रेशन है उसमें से पिरिमिडिन में से साइटोसिन का मोलर कंसंट्रेशन और प्यूरिन में से गवानिन का मोलर कंसंट्रेशन। मतलब गवानिन और साइटोसिन का मोलर कंसंट्रेशन जो होगा परिमाण इसका जो होगा यूकैरियोटिक सेल में एडेनिन और थायमिन के टोटल मोलर कंसंट्रेशन से कम होगा। प्रोकैरियोटिक में इसका अपोजिट हो जाएगा। अब एक डीनेचुरेशन आता है डीएनए, तो मतलब ये हो गया कि डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का मतलब ये होगा विकृतीकरण, डीएनए का विकृतीकरण। तो डीएनए का विकृतीकरण का मतलब उसका शक्ल सूरत बदल लेना। तो शक्ल सूरत बदलने का मतलब ये हो गया कि दोनों हेलिक्स एक दूसरे से अलग हो जाए, दोनों जो रज्जुक हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाए। तो दोनों रज्जुक एक दूसरे से अलग कब होंगे? जिस आधार पर वो बधे उस आधार से अलग हो जाए। मतलब दोनों रज्जुक जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बधे हुए हैं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो दोनों रज्जुक अलग हो जाएंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए, बंध निर्माण के लिए अथवा बंध विदलन के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या बॉन्ड फ्यूजन के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है जो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो जब बॉन्ड एनर्जी अधिक जहाँ होगी उसका जो फेज कन्वर्जन टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम आधार लेकर के चले यहाँ तो फिर यूकैरियोटिक का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा या प्रोकैरियोटिक का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, या फिर हम किस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट अधिक कह सकते हैं, किसका कम कह सकते हैं। तो जिस डीएनए संरचना में या जिस डीएनए हेलिक्स में नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम इस प्रकार से मिलता है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या अधिक है, तो फिर वहाँ एनर्जी की आवश्यकता भी अधिक होगी, टेम्परेचर अधिक मिलेगा। यानी जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या अधिक होगी उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा, और जहाँ कम होगा वहाँ मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कम होगा वहाँ। तो हम जानते हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि गवानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनता है। तो यदि गवानिन और साइटोसिन का अनुक्रम कई बार रिपीट होता है तो यहाँ हाइड्रोजन बंधों की संख्या अधिक हो जाएगी, फिर ऐसे अनुक्रम के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक हो जाएंगे।
तो हम कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, इन प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। इन ए गिवन डीएनए सैंपल द अमाउंट ऑफ जी जो है वो आपका जी ये है सॉल्यूशन में है, जी जो है वो 20% है। ये पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी, है ना। तो हमारे पास चारगाफ नियम के हिसाब से ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जी प्लस सी, मतलब ये इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जी का जो परसेंटेज है 20 है, तो फिर सी का भी परसेंटेज मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 20 होगा, इन सी परसेंटेज होगा वो 20% निकल आएगा। सी का जो परसेंटेज आएगा वो फिर हमारे पास 20% का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रश्न में ये पूछ दिया जाए एंड टी आल्सो, इसमें बढ़ा दें, अगर इसमें ये पूछे टी का भी परसेंटेज निकालिए, तब हमारे पास ये हो गया कि ए और टी का मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो ए प्लस टी की जगह 2t हो गया। जी परसेंटेज 20 पर है, सी भी 20 हो गया, तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 100, तो देन 2t इज इक्वल टू हो गया 60, देन t इज इक्वल टू हो गया 30, तो देन परसेंटेज ऑफ t जो मिल गया आपको वो 30%। तो हम चारगाफ के नियम की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे। फिर इस प्रश्न को देखिए, इन सी अर्चिन के डीएनए में विच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% ऑफ बेसेस वर शोन टू बी साइटोसिन। परसेंटेज ऑफ साइटोसिन जो है ये सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ साइटोसिन 17%। What are the percentage of other 3 नाइट्रोजन, जो 3 अन्य एडेनिन, थायमिन एंड गावानिन, उनका परसेंटेज क्या हो। तो हम चारगाफ का नियम लें, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो यहाँ ए और टी चारगाफ के अनुसार बराबर होंगे, तो ये हो गया 2t प्लस जी और सी बराबर हो गया, तो सी 17 तो जी भी 17 हो जाएगा, तो 2 इंटू 17 हो गया 34 इज इक्वल टू 100, देन 2t इज इक्वल टू 100 में से 34 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 66, देन t इज इक्वल टू 33%। तो फिर जब t 33 है तो a भी, तो ए कितना हो जाएगा, ये भी 33 हो जाएगा। सी 17 है तो ये भी 33, सी इज इक्वल टू 17 है परसेंट, तो जी भी आपका जो है 17। ये सॉल्यूशन में आपका प्रश्न। अगले क्वेश्चन में चलिए, इसमें कहा गया दी एडेनिन इज 30%, ए इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू 30%। व्हाट वुड बी दी परसेंटेज ऑफ गावानिन, तो गावानिन का परसेंटेज क्या होगा ये पूछा गया। तो चारगाफ के हिसाब से हो गया ए प्लस टी
प्लस जी एन प्लस सी इज इक्वल टू 100। हमारे पास ए मालूम है 30, तो जितना ए होगा उतना थायमिन होगा, तो 30 प्लस 30 और प्लस गवानिन उतना ही साइटोसिन भी होगा, तो हम साइटोसिन की जगह गवानिन ले सकते हैं। इज इक्वल टू 100, then 2g is equal to 100 minus 60 40, then g is equal to 20। तो परसेंटेज ऑफ गवानिन में हो जाएगा वो 20। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चारगाफ के नियम की ये विशेषता। फिर अगले प्रश्न में ये है, इन डीएनए इफ 10% ऑफ जी, यानी G is equal to 10% is present, how much T will be there? तो T परसेंटेज हमको निकालना है। तो चारगाफ के हिसाब से हो गया A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100। ए और टी दोनों बराबर होते हैं, तो ये 2t प्लस जी और सी भी बराबर होते हैं, तो 10 प्लस 10 20 इज इक्वल टू 100। देन 2t इज इक्वल टू 80, देन t इज इक्वल टू 40, देन परसेंटेज ऑफ t हो जाएगा वो 40। तो ये हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ चारगाफ के नियम को विशेषता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, if 30% of an organism's DNA is T, that is percentage of T, थायमिन का जो प्रतिशतता है वो 30 है, तो फिर दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस का अमाउंट क्या होगा? तो हम फिर यहाँ ए चारगाफ लेंगे, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100। ए और टी दोनों बराबर होते हैं, तो अगर टी 30% तो ये भी 30 हो जाएगा, और 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 2g या 2c इज इक्वल टू 100। देन 2c इज इक्वल टू 30 30 60 40, देन c इज इक्वल टू 20%। तो परसेंटेज ऑफ c, तो जितना c उतना g, जितना c उतना g, और जितना t उतना a, तो a हो गया परसेंटेज ऑफ a इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ t इज इक्वल टू 30%, परसेंटेज ऑफ g इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ c इज इक्वल टू 20%। ये हमारा सॉल्यूशन है। अगले प्रश्न में, in DNA the T is 20%, percentage of T is equal to 20, then percentage of G कितना होगा? तो फिर हम चारगाफ में आएंगे, A प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल 100। ए और टी बराबर होते हैं, तो 20 प्लस 20 प्लस 2g is equal to 100, then 2g is equal to 60, then g is equal to 30। the percentage of g हमको मिल गया 30%। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो चारगाफ के नियम के आधार पर हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में कहा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर? बेस पेयर हमारे पास 23 है, बेस पेयर 23। हमको लेंथ निकालना है डीएनए की, तो फिर लेंथ ऑफ डीएनए ये लेना है। ठीक है, एक बेस पेयर के बीच की दूरी जो आती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है।
3.4 एंगस्ट्रॉम, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent बेस पेयर इज इक्वल टू बनता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 23 बेस पेयर की लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ 23 बेस पेयर, यही लेंथ ऑफ डीएनए कहलाएगी, यही डीएनए की लेंथ होगी। एक बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम का है, तो 23 बेस पेयर कितने का हो जाएगा? तो हम मल्टीप्लाई कर लें, ये आएगा चौका 8, ये मिल गया हमारे पास चौका 8, ये 78.2 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर 78.2 एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ आएगा इस प्रश्न के डीएनए का। तो अगले प्रश्न क्या है? इन ए गिवन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज 10 to the power 5 base pair, 10 to the power 5 base pair long, length, solution हो जाएगी length of DNA molecule, ये कहा गया डीएनए मॉलिक्यूल इज 10 to the power 5 बेस पेयर इज इक्वल टू 10 to the power 5 बेस पेयर। तो डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ फिर कितनी हो जाएगी? तो डिस्टेंस बिटवीन टू adjacent base pair is equal to 3.4 angstrom. तो 10 to the power 5 base pair, तो then length of DNA molecule फिर कितना हो जाएगा? एक बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम का, तो इतना बेस पेयर कितने का हो जाएगा? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 to the power 5, तो ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 to the power 5 एंगस्ट्रॉम। ये अगर नैनोमीटर में ले लें तो 10 to the power 4 नैनोमीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम प्रश्नों को इस तरह से हल करने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न देखिए, in a double stranded DNA, the sequence of base pairs in one strand is A. What is the complementary sequence of the other strand? हम solution में जाएं। ये हमारा एक हेलिक्स है, ये हमारा दूसरा हेलिक्स होगा। एक हेलिक्स में ये दिया गया, हमारे पास ए है, फिर जी है, और फिर सी है, फिर टी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर जी है, फिर डबल सी है। तो फिर दूसरे स्टैंड में क्या है? दूसरे रज्जु में क्या है? तो डीएनए की संरचना में एक बात स्पष्ट थी कि एक रज्जु का प्यूरिन दूसरे रज्जु के प्रविलीन के साथ आएगा।
तो एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ थायमिन, फिर एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो ये हाइड्रोजन बंद हो गए डबल, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये ट्रिपल, ये ट्रिपल, ये भी ट्रिपल। तो हमारा आंसर हो गया टी सी डी ए डबल टी सी और डबल डी, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगले प्रश्न में देखिए, विच वन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इस दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा? हमने आपको बताया था कि जहाँ बॉन्ड ज़्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वहाँ मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कम होंगे वहाँ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बनता है 2, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बनता है। तो ए में आप देखिए यहाँ ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो यहाँ 2 ही जगह है, यानी 3 यहाँ हाइड्रोजन बंद बनेंगे, 3 यहाँ हाइड्रोजन बंद बनेंगे, कुल ग्वानिन और साइटोसिन के हिसाब से 6। यहाँ ग्वानिन साइटोसिन 1 2 3 4 5, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच यहाँ हाइड्रोजन बंद आपको अधिक मिलेगा। यहाँ ग्वानिन साइटोसिन पेयर, ये पेयर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बंद अधिक होने के कारण यानी सॉल्यूशन आपका आएगा बी में हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसका MP अधिक होगा, ठीक है। और फिर एक का हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या वहाँ कम है, इसलिए वहाँ MP जो है वो कम मिलेगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे, तब जा कर के DNA स्ट्रक्चर, जब तक DNA स्ट्रक्चर हमारा कंसेप्ट जो है DNA स्ट्रक्चर का सही नहीं रहेगा, तब तक हम आंसर पर सही नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए DNA स्ट्रक्चर को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको बात समझ